हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। तो आने वाले बीपीएससी TRE 4 एस्टेट सीटेट नेट ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, राग यमन का वादी संवादी स्वर क्या है? तो यह कल्याण थाट से उत्पन्न है और कल्याण थाट में मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है जी। और इसका यमन की वादी स्वर करें तो वादी स्वर की बात करें तो पंचम और संवादी स्वर ऋषभ। ठीक है जी। तो इसका आप डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल देखिए, आप पढ़ लीजिए इसका। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग भूपाली का सम प्रकृति राग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशकार। ठीक है जी, राग देशकार। देखिए, भूपाली जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। और आपको जो है यहाँ पर डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल यहाँ लिख रहा है, डिटेल यहाँ लिखा गया है। भूपाली जो है, भूपाली का सम प्रकृति राग देशकार है। यह दोनों स्वर, इन दोनों रागों के स्वर समान है, किंतु चप्पल भेद के कारण दोनों राग भिन्न होते हैं। राग भूपाली की जाति क्या है? ऑडो वाडो है। ठीक है जी। इसमें भूपाली में मध्यम और निषाद जो होता है वर्जित होता है। ठीक है जी। तो इसलिए इसकी जाति आडो वाडो है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भूपाली में वर्जित स्वर क्या है? तो भूपाली में मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है। ठीक है जी। तो मध्यम और निषाद, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बिलावल में स्वर लगते हैं, बिलावल में स्वर लगते हैं सभी शुद्ध स्वर। ठीक है जी। बिलावल जो थाट होता है उसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो आप देखिए सारे शुद्ध स्वर यहाँ 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए, देवगिरी बिलावल, देवगिरी बिलावल राग की बात करें तो उसकी जो है जाति साडव संपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नोट था। देखिए, देवगिरी बिलावल, देखिए देवगिरी बिलावल, बिलावल ठाट से उत्पन्न होने वाला बिलावल का एक भेद है। इस राग में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह में मध्यम को वर्जित किया जाता है, इसलिए जाति क्या हो जाता है? साडव संपूर्ण हो जाता है। गायन समय इसका दिन का पहला पहर है। ठीक है जी। अब देखिए, अगला प्रश्न, इसमें 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम इसका ट्रिक बताते हैं। आगे धनी क्या बनाइएगा? आगे धनी। आगे धनी का मतलब होता है आ से असावरी थाट, और इसमें गंधार कोमल लगता है, धैवत कोमल और निषाद कोमल। तो असावरी में कोमल स्वर कौन लगेगा? ग धनी। ठीक है जी, ग और धनी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए, अगला इसकी डिटेल थोड़ा सा पढ़िए, इसमें लिख रहा है, देखिए, संगीत के संस्कृत ग्रंथों में इसे नट भैरवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो असावरी को संगीत के संस्कृत ग्रंथों में नट भैरवी के नाम से जाना जाता है। इसके 2 रूप हैं, एक कोमल ऋषभ की असावरी है और एक शुद्ध ऋषभ की असावरी। ठीक है। तो इसके आरोह अवरोह इस प्रकार है, आप देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राग असावरी का संप्रकृति राग क्या है? तो राग असावरी का जौनपुरी होता है। देखिए, राग असावरी का संप्रकृति राग क्या है? तो जौनपुरी है। ठीक है। दोनों ही असावरी थाट से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, जौनपुरिया धागा, जौनपुरिया पुरिया धागा। ठीक है। तो जौनपुरिया आ से असावरी, धा इसका वादी स्वर है, गंधार इसका संवादी स्वर है। ठीक है जी। देखिए, दोनों में गंधार और धैवत, गंधार धैवत निषाद कोमल व अन्य शुद्ध स्वर लगते हैं। दोनों का गायन समय दिन का द्वितीय पहर है। तो जब दोनों असावरी थाट से उत्पन्न है तो इसमें गंधार और धैवत और निषाद कोमल लगेगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 7 नंबर पूछा जा रहा है, पुरिया राग किस थाट से उत्पन्न है? तो पुरिया जो है आपका मारवा थाट से उत्पन्न है। पूरा मार याद रखिएगा, पूरा मार। ठीक है, पूरा मार, पूरा मार। तो पूरा से आपका पुरिया राग हो गया, मार से मारवा थाट हो गया। ठीक है। पुरिया राग की उत्पत्ति मारवा थाट से उत्पन्न है और मारवा थाट में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कोमल ऋषभ आप जानते हैं, मध्यम तीव्र लगता है, आपने जान लिया। वादी स्वर इसका गंधार है और संवादी स्वर निषाद है, और इसका गायन काल शाम को होता है। ठीक है जी, पुरिया का। देखिए, राग मारवा का वर्जित स्वर बताइए। राग मारवा का वर्जित स्वर है
राग मारवा में वर्जित स्वर होता है पंचम, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। मारवा मधुर्य परिपूर्ण राग है। इस राग में ऋषभ और धैवत प्रमुख स्वर है। मारवा का वर्जित स्वर पंचम है, ठीक है। और मारवा थाट में आप ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या है? तो शुद्ध कल्याण का वादी संवादी आपका वादी है गंधार और संवादी है धैवत, ठीक है जी। इसका डिटेल पढ़िए। राग शुद्ध कल्याण की उत्पत्ति कल्याण थाट से उत्पन्न होती है और कल्याण थाट में मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध लगते हैं। शुद्ध कल्याण रात्रिकालीन राग है। शुद्ध कल्याण में देखिए वादी स्वर गंधार है और संवादी स्वर धैवत है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राग दरबारी कान्हा के आरोह में वर्जित क्या होता है? अवरोह में वर्जित तो वर्जित होता है, देखिए आपका धैवत वर्जित होता है। देखिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। राग दरबारी कान्हड़ा का कान्हड़ा, देखिए राग दरबारी कान्हड़ा प्रकार का आश्रय राग माना जाता है। देखिए अवरोह में वर्जित स्वर धैवत है, ठीक है। अवरोह में धैवत वर्जित है, परंतु षडज से उतरते समय धैवत का आह्वान किया जाता है। उस समय धैवत के उच्चारण में निषाद का कर्ण लगाया जाता है, ठीक है जी। जैसे सा निध निप, ठीक है जी। तो आपका निषाद से कर्ण लगाते हैं, देखिए निषाद से कर्ण लगाया जाता है। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताइए। झप ताल में 12 मात्राएं होती हैं, बता दीजिए। 11 का सही उत्तर बताइए। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन कथन सही है पूछ रहा है आपको, तो इसमें कथन क्या होगा? ये पहला गलत है। झप ताल में 3 तालियां होती हैं, ये सही है, ठीक है जी। झप ताल देखिए 10 मात्रा का ताल है, 10 मात्रा का ताल है और इसमें 3 ताली होती है, ठीक है जी। और ये 6 विभाग, ये भी गलती, ये भी गलती, ठीक है जी। तो आपका झप ताल में 3 तालियां होती हैं, 10 मात्राएं होती, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला 12 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। ख्याल गायकी में बजाया था झपतल। देखिए अगला सवाल पूछा रहा है, निम्न बोलों में झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। झुमरा ताल के बोल को आपको पहचानना है। तो 12 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका धीन धा तिरकिट, ये होगा, ठीक है जी। झुमरा का बोल है 1 नंबर, ठीक है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला सवाल देखिए, चौगुन की लयकारी के एक मात्रा में कितनी मात्राएं होती है? तो चौगुन में एक मात्रा में 4 मात्राएं होती हैं। तो आप जानते ही हैं चौगुन के एक मात्रा में 4 होते हैं, इसलिए चौगुन उसका नाम पड़ा है। डिटेल आप पढ़ लीजिए इसका। देखिए किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? तो आप जानते हैं ध्रुपद के साथ होता है। तो 14 का क्या हो जाएगा? ध्रुपद के साथ आप पखावज बजाते हैं। ध्रुपद को मर्दाना गीत कहते हैं, कलावंत इसके गायक होते हैं। देखिए आभोग गीत कौन सा भाग है? आभोग गीत, आभोग जो होता है गीत का कौन सा भाग है? देखिए एक होता है ध्रुपद का स्थाई, अंतरा, संचारी और 4 नंबर होता है अभोग। तो कौन सा भाग है? तो ये 4 नंबर 4 नंबर भाग है इसका, ठीक है। 4 नंबर भाग है, तो 4 नंबर किस में लिखा है? 1 में। तो आपका क्या हो जाएगा जी? आभोग जो है गीत का चौथा भाग है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए इसका। देखिए 16 नंबर सवाल है, मानव जीवन में संगीत, आप इसका बताइए सही क्या होता है। 16 का बताइए। 16 का सही उत्तर बताइए। संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जोड़ता है, ठीक है जी। तो ये सभी कथन जो है मानव जीवन में संगीत के लिए सही है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ध्रुपद गान में कितनी बानी होती है? तो ध्रुपद गान में आप जानते हैं 4 बानी होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ध्रुपद गान में 4 बानी कौन कौन है, देख लीजिए। इसका डिटेल पढ़िए। गंभीर प्रकृति का राग है ध्रुपद, इसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। ध्रुपद की 4 बाणी है। देखिए खंडार बाणी, इस बाणी के जन्मदाता है अकबर के दरबारी समोखन सिंह, उनको नौबत खां भी थे, ये थे। और डागुर बाणी की शुरुआत स्वामी हरिदास के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और तीसरा बाणी क्या है जी? नौहार बाणी। नौहार बाणी क्या है? नौहार बाणी का जो प्रवर्तक सुजान दास थे और गोबरहान बानी इसके तानसेन थे प्रवर्तक, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर,
इनमें कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बताइए, सही नहीं है। तो इनमें से सही नहीं है बताइए, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। कौन सा सही नहीं है आप बताइए इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? कौन सा सही नहीं है इसमें बताइए आप। तो 3 नंबर सही नहीं है। देखिए, किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं होते, सही है। देखिए, रागों में आरोह अवरोह क्रम से रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए, सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है, ये गलत है। ठीक है। तीव्र मध्यम कभी भी वादी और संवादी के रूप में प्रयोग नहीं होता, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 3 नंबर गलत है। ठीक है, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए, 19 नंबर पूछ रहा है, राग खमाज का वादी संवादी क्या है? तो खमाज का बताइए, खमाज का क्या हो जाएगा जी? 19 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा आपको वादी गंधार हो जाएगा और संवादी निषाद हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। खमाज थाट से उत्पन्न होता है, वादी स्वर इसका गंधार, संवादी स्वर निषाद है, इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। ठीक है। आपका अगला सवाल है 20 नंबर, राग खमाज के गाने का समय बता दीजिए। राग खमाज का गाने का समय क्या होता है? तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जी। 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको 20 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 20 नंबर का रात्रि का द्वितीय पहर, इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप, डिटेल इसका पढ़ लीजिए। यह जो है खमाज थाट का आश्रय राग है, इसका वादी गंधार है, संवादी निषाद है और गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। ठीक है। 21 नंबर, रूपक ताल का छंद क्या है? रूपक ताल का छंद क्या है बताइए, रूपक ताल का छंद क्या है? तो तीन तीन ना धीना धीना, तीन ती ना धीना धीना, बता दीजिए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ये तीन तीन ना, तीन तीन ना एक विभाग हो गया, धीना धीना, फिर दूसरा में आप धीना लिख लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा जी? छंद आपका 3 नंबर सही है। ठीक है, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 22 नंबर लिख रहा है, कौन सी ताल तीन तिन्ना धीना धीना? तो आप रूपक जानते हैं, अभी ऊपर सवाल पूछा गया तो रूपक हो गया। अब अगला देख लीजिए। अगला अगला सवाल आपसे पूछा गया 23 नंबर, पंचम सवारी ताल का तिगुन एक आवर्तन में कितने मात्राओं के अंतर्गत आएगा? तो पंचम सवारी में 15 मात्राएं होती हैं और इसके तिगुन के एक आवर्तन में कितनी मात्राएं आएगी? तो बता दीजिए। तो कितनी मात्राएं आएगी बता दीजिए। 23 का बताइए, 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ये भी 6 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, इसके व्याख्या में हम पढ़ते हैं, पंचम सवारी ताल का तिगुन, तिगुन के एक आवर्तन में 15 मात्राओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए, ये 15 मात्राएं आ रही है, तो इसमें 15 कोई नहीं दिया है, सभी गलत है। ठीक है, अब देखिए, दो तीन ये छंद किस ताल का है बताइए? दो तीन दो, दो तीन दो तीन, ये छंद किस ताल का है आप बता दीजिए। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका झप ताल, झप ताल का है। ठीक है जी, झप ताल का ये विभाग का है। देखिए, अगला सवाल, इसमें आप डिटेल पढ़ लीजिए। लिखा है इसमें कि दो तीन झप ताल का एक विभाग है। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, 10 मात्राओं के बोल है ये, आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए, धमार ताल कितने मात्रा का होता है? तो धमार ताल आप जानते हैं 14 मात्रा का होता है। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा जी? 25 का 2, धमार ताल 14 मात्रा का होता है और यह धमार में गाया जाता है, होली में गाया जाता है। ठीक है, 26 नंबर सवाल है, देखिए, निम्न बोल क्रम में धमार ताल बोल क्रम कौन से है? तो धमार का बोल क्रम बता दीजिए कौन है? तो आप बताइए, इसका 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है जी, तो इसका डिटेल पढ़ लीजिए, उपरोक्त दिए गए विकल्प गलत हैं। ठीक है, आपको धमार ताल के बोल निम्न है, क धीट धीट, क धीट धी धा गति तीटता। ठीक है जी, क धीट धीट धा आ गति टिटता आ। ठीक है, तो इसका आपको जो है ये ताली का सिंबल हो गया, ये भी ताली, 3 ताली अब मिल रहा है आपको, एक खाली मिल रहा है। ठीक है जी,
अब देखिए 27 नंबर सवाल देखिए, 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं आएगी? तो 3 ताल के 16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 आवर्तन बोल रहा है, तो 4 से गुणा करिएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 64 कहाँ लिखा है? तो 64 आपका 4 में लिखा है। ठीक है, अब देखिए झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है? तो झप ताल की 8वीं मात्रा पर देख लीजिए, झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए झप ताल की 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली पड़ती है। ठीक है, जो कि निम्न बोल क्रम से स्पष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको तीसरी ताली है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 29 नंबर, जत ताल, जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? तो जत ताल आपको जो है ठुमरी में प्रयोग की जाती है, ठुमरी में प्रयोग की जाती है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। यहाँ लिखा जा रहा है जत ताल का प्रयोग ठुमरी गायन के साथ किया जाता है, जबकि ध्रुपद शैली के साथ चार ताल, सूल ताल आदि, ख्याल शैली के साथ तीन ताल, झप ताल, तिलवाड़ा, झुमरा आदि एवं धमार शैली के साथ प्रायः धमार ताल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है? तो आपका दीपचंडी का प्रयोग होता है ठुमरी गायकी में। ठीक है, ये डिटेल आप इसका पढ़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, अड़ाना राग किस थाट का है? अड़ाना राग किस थाट का है? तो आपको 31 नंबर का बताना है। 31 नंबर का जो है ये असावरी थाट का। ठीक है जी, तो असावरी में गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है। ठीक है, देखिए अब इसका डिटेल पढ़ लीजिए। मध्य रात्रि के दूसरा पहर में, रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं। देखिए राग तोड़ी के गायन समय बताइए। राग तोड़ी, राग तोड़ी का गायन समय आपको बताना है। तो 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका दिन का दूसरा पहर। दिन का दूसरा पहर तोड़ी का गायन समय है। अब इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 33 नंबर सवाल, मुल्तानी राग की जाति क्या है? मुल्तानी राग की जाति बताना है आपको। मुल्तानी राग की जाति बताइए। 33 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑडो संपूर्ण। ऑडो संपूर्ण, आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। ऑडो संपूर्ण है। देखिए इसका डिटेल पढ़िए, ये लिख रहा है राग मुल्तानी का जाति ऑडो संपूर्ण है, क्योंकि इसके आरोह में ऋषभ और धैवत को वर्जित किया जाता है और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, ऋषभ और धैवत वर्जित होगा। ठीक है, 34, राग गौड़ मल्हार किस थाट से उत्पन्न है? राग गौड़ मल्हार किस थाट से उत्पन्न है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बिलावल थाट से। ठीक है, बिलावल थाट से उत्पन्न हो रहा है। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। 35 नंबर सवाल लिख रहा है गौड़ मल्हार का वादी संवादी क्या है? गौड़ मल्हार राग का वादी संवादी क्या है? 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वादी है और संवादी षडज है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। खमाज थाट से उत्पन्न है। मियाँ मल्हार के अवरोह में वर्जित स्वर बताइए। राग मियाँ मल्हार के अवरोह में वर्जित स्वर बता दीजिए। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपको गंधार। ठीक है जी, गंधार हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए। मियाँ मल्हार के थाट संबंधी मतभेद नहीं है, इस स्वर संबंधी कोई मतभेद नहीं है। देखिए विद्वान दोनों गंधार दोनों निषाद का प्रयोग करते हैं। राग मियाँ मल्हार वादी संवादी विषय में आपको मतभेद मिलेगा। कुछ विद्वान षडज मध्यम या षडज पंचम वादी संवादी के रूप में मानते हैं। देखिए अगला सवाल है, इनमें से पूर्वी थाट के स्वर कौन से हैं? तो पूर्वी थाट में आप जानते हैं ऋषभ कोमल लगता है, मध्यम तीव्र लगता है और धैवत कोमल लगता है। तो देख लीजिए इसमें आपका 37 का क्या हो जाएगा? तो 37 का आपका देखिए ये ऋषभ कोमल यहाँ दिख रहा है आपको, धैवत भी कोमल दिख रहा है, मध्यम तीव्र दिख रहा है। ठीक है, लेकिन और मध्यम तीव्र आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए 2 नंबर सही है। ठीक है जी, इसको आप डिटेल देख लीजिए। 38 नंबर सवाल, किस राग में रे ग ध कोमल लगता है और मध्यम तीव्र लगता है? तो इसमें आपको देखिए 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तोड़ी में। तोड़ी में देखिए, तोड़ी में हमने बताया था तोरे गम में धावत, तोरे गम में धावत, तो रे हो गया, ग हो गया, धैवत हो गया। ठीक है जी, तो ये म हो गया, म तीव्र। ठीक है, तो तोड़ी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 39 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? तो आप जानते हैं सुशीर का है।
देखिए सुशिर, सुशिर हवा से बचता है, और औनत जो है चमड़ा से बनता है, तत् तार से बनता है, घन जो है मेटल से बना रहता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, गायन के साथ बजाया जाता है। गायन के साथ क्या बजाते हैं? तो आप 40 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सारंगी। सारंगी होगा। ठीक है जी, तो सारंगी आंसर हो गया। सारंगी तत्वाद्य यंत्र है, आप जानते हैं, और इसको जो है तारों को कमानी से रगड़कर सारंगी को कमानी से बजाते हैं। ठीक है। भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो भातखंडे जी द्वारा अभिनव राग मंजरी लिखे हैं। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए, भातखंडे जी द्वारा अभिनव राग मंजरी लिखा गया, जबकि बृहदेशी को मतंग जी लिखे हैं, संगीत रत्नाकर को सारंग देव जी लिखे हैं, और नाट्य शास्त्र को भरत मुनि लिखे हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो ऊपर देखिए व्याख्या में लिखा गया है, और यहीं से प्रश्न भी बन गया। तो संगीत रत्नाकर को सारंग देव जी लिखे हैं। तो संगीत रत्नाकर कहाँ है? तो संगीत रत्नाकर 2 में होगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का लिखा जा रहा है इसमें, सारंग देव द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। हाँ, तो ये भातखंडे जी द्वारा हो गया। नाट्य शास्त्र भरत मुनि बृहदेशी मतंग जी लिखे हैं। ठीक है, डिटेल है इसका। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक आप ऊपर ही बताया गया, भरत जी। भरत जी नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है, तो संगीत क्या है जी? ये सभी संगीत क्या है? वाद्य भी है, गीत भी है, और नृत्य भी है। तो संगीत में तीनों शामिल होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, तानसेन के गुरु हरिदास जी थे। तो तानसेन जी के गुरु क्या थे? हरिदास जी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? तो आप जानते हैं बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर। ठीक है जी, ये हो जाएंगे, आपको 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें पढ़ लीजिए डिटेल आप, डिटेल आप इसका पढ़ लीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। देखिए, तानसेन का जन्म हुआ था, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। तानसेन जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। देखिए, यहाँ डिटेल थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं। दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 को हुआ। मृत्यु इनका 21 अगस्त 1931 को हुआ। ठीक है जी। इन्होंने ग्वालियर घराने में शिक्षित पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर से मीरज में संगीत की शिक्षा ली। तो मीरज में और ग्वालियर घराने से थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म कब हुआ? तो आपने अभी 1872 देखा, तो 1872, 18 अगस्त 1872 अभी देखा आपने। 18 अगस्त 1872 को, और 21 अगस्त 1931 को इनका मृत्यु हुआ। देखिए, पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला? तो आप इसको बताना है। पद्म विभूषण किसे मिला? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को मिला है। तो 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इनका जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव बिहार में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक, और इनको भारत रत्न 2001 में मिला था। ठीक है जी। श्रुति कितनी है? श्रुति कितनी है? तो श्रुति आप जानते हैं 22 है। श्रुति अब कितनी है? तो 22 है, और 21 मूर्छना होता है। इसको आप डिटेल पढ़ लीजिए। जाति कितने प्रकार के होते हैं? तो जाति आप जानते हैं, जाति 3 प्रकार के होते हैं। तो आडो मतलब 5 स्वर वाले, और साडो, साडो मतलब 6 स्वर वाले, और संपूर्ण, संपूर्ण होते हैं 7 स्वर वाले। ठीक है जी। तो 3 तरह का होगा। 51 का क्या हो जाएगा जी? 51 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 3 तरह का देख लीजिए आप इसमें डिटेल। हिंदुस्तानी संगीत में थाट कितने? तो 10 है थाट, आप जानते हैं 10 थाट है, 10 थाट होता है। देखिए, इसका डिटेल आप यहाँ देख लीजिए, 10 थाट होता है। 53 नंबर सवाल लिख रहा है, जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे विवादी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित स्वर कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 54 नंबर सवाल, इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। 54 नंबर लिख रहा है, उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार हैं। तो तबला वादक है, तबला वादक। ठीक है जी। और ये जाकिर हुसैन साहब के पिताजी हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, और 1982 में इनको संगीत नाटक अकादमी मिला है, और 77 में पद्मश्री मिला था। ठीक है जी। इसमें से ध्रुपद गायक कौन है? तो ध्रुपद गायक आपको बताना है। ध्रुपद गायक कौन है? 55 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए।
55 नंबर का सही उत्तर होगा आपको अमीनुद्दीन डागर, अमीनुद्दीन डागर, ठीक है जी। इनका डिटेल आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। 20 अक्टूबर 1923 को इंदौर में इनका जन्म हुआ था। ध्रुपद गायन है। और देखिए वर्ष 1975 में उन्होंने अपने स्वयं के ध्रुपद संस्थान की स्थापना की। 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। सरोद वादक कौन है? तो सरोद वादक अमजद अली खान है, आप जानते हैं। सरोद एक तत्वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध, रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक थे, ठीक है जी। देखिए 57 नंबर सवाल लिख रहा है इसमें, संतूर वादक। संतूर वादक इसमें कौन है? तो संतूर वादक इसमें कौन है बताइए आप। संतूर वादक आप बताइए। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। देखिए संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। देखिए शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू कश्मीर में गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर में हुआ। भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। सितार वादक हैं कौन? तो पंडित रविशंकर, आप जानते हैं सितार वादक हैं। देखिए अगला सवाल इनको, इनका जो है आपका आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ है, ठीक है जी। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध जो है बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए इसमें, स्वरों स्वरों के कितने भाग होते हैं? तो स्वरों के 2 भाग होते हैं। देख लीजिए डिटेल इसमें पढ़िए। शुद्ध स्वर और विकारी स्वर, ठीक है। 2 भाग किए गए, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, ठीक है जी। तो स्वरों के 2 भाग हो गए, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर 7 हैं, विकृत स्वर 5 है, आप जानते ही हैं। ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत, निषाद, ठीक है, ये विकृत हैं। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं? तो संगीत में कोमल स्वर आपको 4 मिलेंगे, ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ठीक है। तो 4 कोमल मिलेंगे, ठीक है जी। और विकृत 1 मिलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए अगला सवाल, संगीत में तीव्र स्वर कितने हैं? तो 1 है। मध्यम को तीव्र कहा जाता है, मध्यम इस तरह संकेत होता है मध्यम तीव्र का, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। और इसको अर्धदर्शक शब्द भी अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। इससे रागों के गायन समय को भी निर्धारित किया जाता है, ठीक है जी। सप्तक में कुल स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं, आप जानते हैं। सप्तक में 7 स्वर होते हैं और अष्टक में 8 स्वर होते हैं, ठीक है जी। अगला देखिए, आप ये देख लीजिए, साधारण ध्वनि को मध्य सप्तक, और मध्य से ऊपर की ध्वनि को तार सप्तक, और मध्य से नीचे ध्वनि को मध्य सप्तक कहा जाता है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं। देखिए मध्यम सप्तक ऐसे सिंपल लिखे जाते हैं, और तार सप्तक में ऊपर बिंदी दिया जाता है, और मध्य सप्तक में नीचे बिंदी दिया जाता है, ठीक है जी। शुद्ध स्वर कितने हैं? तो शुद्ध स्वर 7 हैं, आप जानते हैं। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए 64 नंबर, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है तो वादी स्वर, ठीक है जी। और उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट संवादी स्वर होता है, ठीक है। ये राजा होता है और ये मंत्री होता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अचल स्वर कितने हैं? तो अचल स्वर 2 ही हैं, षडज और पंचम, ठीक है। अचल स्वर षडज और पंचम को कहते हैं क्योंकि इसके कोई विकृत फॉर्म नहीं होते हैं, जहाँ पे हैं वहीं स्थिर रहते हैं, और इसकी 4 श्रुतियाँ होती हैं। 1 ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 7 है। 3 ग्राम है तो षडज में 7, मध्यम में 7 और गंधार ग्राम में 7, तो टोटल 21 मूर्छनाएं होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें है, संगीत में ग्राम कितने हैं? तो जानते हैं 3 है, 3 ग्राम है। देखिए षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। गंधार ग्राम को ही निषाद ग्राम कहा जाता है, ठीक है। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय देखिए, मध्य लय, द्रुत लय और विलंबित लय, तो 3 तरह के होते हैं। तो लय कितने प्रकार के हैं? तो लय लय 3 प्रकार के, आप देख लीजिए यहाँ पे, विलंबित, मध्य और द्रुत, ठीक है। 69 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन सही बताना है आपको। सवाल नंबर आपका है 69। 69 नंबर सवाल आपसे है, देखिए कौन सही है? तो सही आप देख लीजिए, सही 1 नंबर है, आड़ा चार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। आड़ा चार ताल में 16 मात्राएं, ये गलती हो गया। और आड़ा चार ताल में 10 मात्राएं होती है, ये भी गलती है, ये तो गलत है ही। तो 1 नंबर सही है। आप देख लीजिए इसका डिटेल, 7 विभाग होते हैं, इसमें 14 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं।
1, 3, 7, 11वीं पर ताली होता है, ठीक है। अगला सवाल है झुमरा ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो झुमरा ताल में आपको 3 ताली मिलेगी, झुमरा ताल में 3 ताली मिलेगा, ठीक है। डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए हिंदुस्तानी संगीत का एक ताल है झुमरा और इसमें कितना होता है 14 मात्राएं होती हैं। विलंबित और अति विलंबित के साथ इसका संगत किया जाता है। इसमें 3 तालियां होती हैं, ठीक है। तो झुमरा में 3 ताली, ठीक है। देखिए झुमरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं झुमरा। झुमरा 3 अक्षर का है तो 3 ताली याद कर लीजिएगा। सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होते हैं? तो ध्रुपद में। सूल ताल और चार ताल आपको ध्रुपद में गायकी में प्रयोग करते हैं। डिटेल इसका पढ़ लीजिए। सुल्फाक ताल में मात्राएं बताइए। तो सुल्फाक ताल में 10 मात्राएं होती हैं, आप जानते हैं। देखिए एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में आप जानते हैं 6 विभाग होता है और 12 मात्राएं होती हैं। आप देखिए यहाँ पे 12 मात्राएं और 6 विभाग होता है, ठीक है। देखिए पंचसवारी ताल में कितनी मात्राएं, नहीं, पंचसवारी ताल में कितने मात्रा की ताल होती है? तो 15। और वहीं 12 बड़ी सवारी ताल पूछेगा तो उसमें 16 मात्राएं होती है, ठीक है जी। आप इसे डिटेल देख लीजिए। 4 विभाग होता है और बड़ी सवारी ताल में 5 विभाग होता है, ठीक है। पंचसवारी ताल के 3 आवर्तन में कितनी मात्राएं होगी? तो आप जानते हैं 15 मात्रा का होता है तो 3 आवर्तन में 3 से गुणा करिए तो 15 3 45। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर 45, ठीक है जी। आप देख लीजिए गज झंपा ताल कितने मात्रा की होती है? तो गज झंपा ताल आप बता दीजिए। 76 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर जी? तो 15 मात्रा का होता है गज झंपा ताल। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 15 मात्रा का गज झंपा ताल है और इसमें जो है आपको 4 विभाग होता है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे इसका बोल दिया गज झंपा ताल का। धाधीन न कतक, धाधीन न कतक, तीन न कतक ती टकत गदिगन, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको ताली कितना दिख रहा है? 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली। तो 3 ताली हो गया और 1 खाली हो गया, ठीक है जी। तो 9वीं पर देखिए 15 मात्राएं हो गई, 4 विभाग हो गया। तो 1, 5, 13 और 9वीं पर बजती है ताली, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल महामहोदय उपाधि किसने लिया था? तो महामहोदय की उपाधि आपको मिला था इनको। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? देखिए महामहोदय की उपाधि किनको मिला था? तो महामहोदय की उपाधि आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को मिला। ओमकार नाथ ठाकुर जी को प्रणव कहा जाता है और भातखंडे जी को चतुर पंडित कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो लाहौर में हुई थी। लाहौर में 1901 में, ठीक है जी। 5 मई 1901 को लाहौर में विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। 6 वॉल्यूम में 6 भाग में आता है, ठीक है। इसका डिटेल पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है डिटेल इसका। विष्णु नारायण भातखंडे क्रमिक पुस्तक मल्लिका लिखे हैं और मतंग ने विदेशी पुस्तक, भरत ने नाट्य शास्त्र लिखे और अहोबल ने संगीत परिजात नामक ग्रंथ की रचना किया है, ठीक है। देखिए वाग्यकार वह है जो, ये सभी वाग्यकार किसको कहा जाता है? तो वाग्यकार गीत की रचना करने वाले को, स्वर रचना को और निपुणता से गा सकने वाले, इन तीनों गुण से युक्त व्यक्ति को वाग्यकार कहा जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर देखिए। 81 नंबर सवाल लिख रहा है भारतीय संगीत की वर्तमान में कौन सी स्वरलिपि पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो आप जानते हैं भातखंडे। भातखंडे संगीत पद्धति 81 का क्या हो जाएगा जी? तो 81 का सही हो जाएगा 4 नंबर उत्तर, ठीक है। तो भातखंडे संगीत पद्धति में आपको सम के लिए गुणा गुणा का प्रयोग करते हैं, खाली के लिए 0, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, डिटेल पढ़ लीजिए। दिगंबर पलुस्कर पद्धति और भातखंडे जी की पद्धति हम बताए हैं, पहले वीडियो में देख लीजिएगा। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से थे? तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से थे। डिटेल है, आप पढ़ लीजिए। भीमसेन जोशी जी किराने घराने से हैं, ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ कलाकार किराने घराने से, ठीक है। और 1985 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया और इनको जो है भारत रत्न भी मिला है, ठीक है जी। इनमें से कौन सा गलत कथन है? 81 नंबर सही, 83 का सही उत्तर बता दीजिए। कौन गलत कथन है? गलत कथन आपको बताना है, ठीक है। तो गलत कथन इसमें तीसरा है, देखिए। सोरी मियाँ टप्पा का नया रूप दिया, तो ये सही है। आलाप द्वारा राग के रूप में प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है।
श्रुति की संख्या 20 नहीं 22 है, ठीक है जी। तो रागवाचक स्वरों को तालबद्ध कर गाने को सरगम गीत कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो 3 नंबर गलत है। आप इसका डिटेल देख लीजिएगा। 84 नंबर तबला किसकी देन है? तो अमीर खुसरो। मृदंग को काट कर जो है, ऐसे मृदंग था, इसको जो है काट के बीच में से ये तबला बना दिए थे, ठीक है जी। तो अब देखिए 85 नंबर, जो गायन तालबद्ध नहीं हो से होता है उससे क्या कहते हैं? अनिबद्ध। अनिबद्ध, ठीक है जी। और जो होते हैं तालबद्ध उसको निबद्ध कहा जाता है, ठीक है जी। निबद्ध, ये अनिबद्ध बिना ताल का होता है, निबद्ध ताल होता है, ठीक है जी। तो अल्पत तो बहुत तो जो है अभ्यास के प्रकार हैं, आप जानते हैं, तो ये डिटेल इसका पढ़ लीजिए, डिटेल आप इसका पढ़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलता है। थैंक यू।